हेलो दोस्तों, एलएलबी के सभी स्टूडेंट्स वेलकम टू एलएलबी स्टूडेंट अड्डा। फाइनल एग्जाम सर पे हैं और आई नो टेंशन थोड़ी बढ़ रही होगी, बट फिकर नॉट। आज हम कंपनी लॉ के सबसे टेक्निकल यूनिट्स में से एक यूनिट 3 को बिल्कुल मास्टर कर लेंगे। सो आर यू रेडी? तो ये रहा आपका पूरा सिलेबस। देखकर थोड़ा डर लग रहा है ना? बिल्कुल मत डरो। प्रॉमिस करता हूं इस एक एक्सप्लेनर में हम इन सारे टॉपिक्स को एक एक करके इतने आसान तरीके से समझेंगे कि एग्जाम में आप हर सवाल का जवाब फुल कॉन्फिडेंस के साथ लिख पाएंगे। तो आज का हमारा रोड मैप क्या है? देखिए, हम इसे एक कहानी की तरह समझेंगे। एक कंपनी है, उसे पैसा क्यों चाहिए, वो पब्लिक से फंड्स कैसे मांगती है, उस फंड के बदले में क्या देती है, और आखिर में जब उधार लेती है तो उसके क्या रूल्स हैं। चलिए शुरू करते हैं इस सफर को। चलिए, सबसे पहले सबसे बेसिक सवाल, आखिर एक कंपनी को पैसों की जरूरत पड़ती ही क्यों है? सोचो। सिंपल है ना, अपने रोज के खर्चे चलाने के लिए, नए प्रोजेक्ट्स शुरू करने के लिए और बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए। बेसिकली कैपिटल किसी भी कंपनी का लाइफ ब्लड होता है, उसकी सांसें होती हैं। अच्छा, इस पूरे यूनिट को आसान बनाने के लिए चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं। मिलिए ग्रोथ इंडिया लिमिटेड से। ये एक नया स्टार्टअप है जिसके पास एक ब्रिलियंट आइडिया है, लेकिन अपने बिजनेस को पूरे देश में फैलाने के लिए उसे फंड्स की सख्त जरूरत है। हम इसी कंपनी के जर्नी को आगे फॉलो करेंगे। अब ग्रोथ इंडिया लिमिटेड को पैसा तो चाहिए, और वो भी आम जनता से। तो वो क्या करेगी? ऐसे ही तो रोड पर जाके पैसे नहीं मांग सकती ना। वो एक फॉर्मल इनविटेशन भेजेगी, और कंपनी लॉ की दुनिया में इसी ऑफिशियल इनविटेशन कार्ड को हम कहते हैं प्रोस्पेक्टस। तो कंपनीज एक्ट 2013 का सेक्शन 270 इसको डिफाइन करता है, लेकिन सिंपल भाषा में समझो। प्रोस्पेक्टस कोई भी डॉक्यूमेंट हो सकता है, नोटिस, सर्क्यूलर, इवन एन एड, जिसके जरिए एक कंपनी पब्लिक को कहती है, आइए हमारी कंपनी में इन्वेस्ट कीजिए, हमारे शेयर्स या डिबेंचर्स खरीदिए। इट्स बेसिकली एन ओपन ऑफर टू द पब्लिक। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा व्हाट इफ है। सोचिए, अगर ग्रोथ इंडिया लिमिटेड इस इनविटेशन कार्ड में झूठ लिख दे, तो अपने प्रॉफिट्स को डबल ट्रिपल करके बता दे, अपने रिस्क्स को छुपा लें, इसे ही कहते हैं मिस स्टेटमेंट इन प्रोस्पेक्टस। और दोस्तों, कानून की नज़र में ये कोई छोटा मोटा झूठ नहीं, ये एक बहुत बड़ा गुनाह है, और इस गुनाह की सज़ा भी बहुत सख्त है। कानून यहाँ दो तरह की लाइबिलिटी लगाता है। पहली है क्रिमिनल लाइबिलिटी अंडर सेक्शन 34, और इसमें मजाक नहीं है, इसमें सीधा जेल हो सकती है 6 महीने से लेकर 10 साल तक, और साथ में जितना फ्रॉड किया है उसका 3 गुना तक फाइन। और दूसरी है सिविल लाइबिलिटी अंडर सेक्शन 35। इसका मतलब है जिस इन्वेस्टर का नुकसान हुआ उसका एक एक पैसा कंपनी को वापस करना पड़ेगा। और इसमें फंसते कौन है? डायरेक्टर्स, प्रमोटर्स, एक्सपर्ट्स, बेसिकली जो भी उस प्रोस्पेक्टस के लिए रिस्पॉन्सिबल था, कोई नहीं बचता। अब इस टॉपिक को समझने के लिए एक लैंडमार्क केस है जिसे आप एग्जाम में जरूर मेंशन करना, डेरिवी पीक। ये केस इतना इंपॉर्टेंट है कि इसने फ्रॉडलेंट मिसरिप्रेजेंटेशन की पूरी फाउंडेशन रखी है। इस केस में लॉर्ड हर्शल ने फ्रॉड प्रूव करने का एक गोल्डन फॉर्मूला, एक 3 पार्ट टेस्ट दिया। उन्होंने कहा कि फ्रॉड तब माना जाएगा जब कोई झूठी बात नंबर 1 जानते बूझते हुए कही गई हो, नंबर 2 आपको खुद उसकी सच्चाई पर विश्वास नहीं था फिर भी कह दी, या नंबर 3 आप इतने लापरवाह थे कि आपने परवाह ही नहीं की कि वो बात सच है या झूठ। ये टेस्ट आज भी फ्रॉड के केसेस में यूज होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब एक और चीज, क्या हर पब्लिक कंपनी पब्लिक से ही पैसा लेती है? जरूरी नहीं। कभी कभी कंपनी अपने प्राइवेट कॉन्टैक्ट से, यानी गिने चुने लोगों से पैसा रेज करती है। ऐसे केस में वो पब्लिक को प्रोस्पेक्टस तो इशू नहीं करती, लेकिन उन्हें रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज यानी आरओसी के पास एक डॉक्यूमेंट फाइल करना पड़ता है। इसे कहते हैं स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस। इसमें इन्फॉर्मेशन लगभग वही होती है जो प्रोस्पेक्टस में होती है, बस ये पब्लिक के लिए नहीं होता। तो चलिए वापस आते हैं ग्रोथ इंडिया लिमिटेड पर। उन्होंने प्रोस्पेक्टस इशू किया, लोगों को इनवाइट किया, लेकिन लोग इन्वेस्ट करके खरीदेंगे क्या? वो खरीदेंगे कंपनी के शेयर्स। शेयर का सिंपल मतलब है हिस्सा, यानी कंपनी की हिस्सेदारी। आपके पास जितने शेयर, आप कंपनी के उतने हिस्से के मालिक। अब ये शेयर कैपिटल का कॉन्सेप्ट थोड़ा ट्रिकी लगता है, बट इस चार्ट से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। देखिए, सबसे बड़ा सर्कल है ऑथराइज्ड कैपिटल। ये वो मैक्सिमम लिमिट है जो कंपनी अपनी लाइफ में रेज कर सकती है। अब इसमें से कंपनी ने जितना पब्लिक को ऑफर किया वो हो गया इश्यूड कैपिटल। पब्लिक ने जितने के लिए अप्लाई किया वो है सब्सक्राइब्ड कैपिटल। फिर कंपनी ने उस सब्सक्रिप्शन में से जितना पैसा मांगा वो है कॉल्ड अप कैपिटल। और फाइनली लोगों ने जितना पैसा एक्चुअली पे कर दिया वो बन जाता है हमारा पेड अप कैपिटल। सिंपल स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस।
ओके, ये टेबल आपके एग्जाम के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है। कंपनी दो मेन तरह के शेयर्स इशू करती है, इक्विटी और प्रेफरेंस। इनका फर्क बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। इक्विटी शेयर होल्डर्स कंपनी के असली मालिक होते हैं, रियल ओनर्स। उन्हें कंपनी के हर बड़े फैसले में वोटिंग का अधिकार होता है। वहीं प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, जैसा कि नाम से पता चलता है, दो प्रेफरेंस मिलते हैं। पहला, उन्हें एक फिक्स्ड रेट से डिविडेंड मिलेगा ही मिलेगा, और दूसरा, अगर कंपनी बंद होती है तो उनका पैसा इक्विटी वालों से पहले वापस किया जाएगा। सो वन इज अबाउट ओनरशिप एंड रिस्क, द अदर इज अबाउट सेफ्टी एंड फिक्स्ड रिटर्न्स। अच्छा, लोगों ने अप्लाई कर दिया, अब आगे क्या? जब कंपनी उन एप्लीकेशंस को एक्सेप्ट करके लोगों को ऑफिशियली शेयर्स दे देती है, उस प्रोसेस को कहते हैं अलॉटमेंट। अब मान लो कंपनी को फ्यूचर में और पैसा चाहिए, तो वो सेक्शन 62 के अंडर और शेयर्स इशू कर सकते हैं। इसके 3 मेन तरीके हैं। पहला, राइट्स इशू, यहाँ पहला हक पुराने शेयर होल्डर्स का होता है। दूसरा, ईसॉप यानी एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, इसमें शेयर्स एम्प्लॉयज को ऑफर किए जाते हैं। और तीसरा, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट, इसमें शेयर्स किसी खास ग्रुप ऑफ पीपल को अलॉट किए जाते हैं। चलिए, बधाई हो, अब आप ग्रोथ इंडिया लिमिटेड के शेयर होल्डर बन गए हैं। लेकिन क्या इसका मतलब आप इन शेयर्स से हमेशा के लिए बंद गए? बिल्कुल नहीं। एक पब्लिक कंपनी के शेयर्स की सबसे बड़ी खूबी है फ्री ट्रांसफरेबिलिटी, यानी आप जब चाहें अपने शेयर्स किसी और को बेच सकते हैं। और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं शेयर ट्रांसफर। तो ये ट्रांसफर होता कैसे है? इसका एक प्रॉपर प्रोसीजर है। स्टेप 1, बेचने वाले यानी ट्रांसफरर और खरीदने वाले यानी ट्रांसफरी को एक शेयर ट्रांसफर डीड यानी फॉर्म SH4 हासिल करना होता है। स्टेप 2, दोनों इस पर साइन करते हैं। स्टेप 3, ये डीड ओरिजिनल शेयर सर्टिफिकेट के साथ कंपनी को भेज दी जाती है। स्टेप 4, कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इसे अप्रूव करता है। और फाइनल स्टेप 5, कंपनी अपने रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में पुराने मालिक का नाम हटाकर नए मालिक का नाम लिख देती है। हो गया ट्रांसफर। लेकिन यहाँ एक क्रूशल सवाल उठता है, क्या ग्रोथ इंडिया लिमिटेड आपको अपने शेयर्स ट्रांसफर करने से रोक सकती है? कैन दे रिफ्यूज? द आंसर इज यस। हाँ, वो रोक सकती है, लेकिन, और ये लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ऐसा अपनी मर्जी से नहीं कर सकती। उनके पास मना करने का एक सॉलिड, वैलिड और बोनाफाइड रीजन होना चाहिए। और इस पॉइंट को प्रूव करने के लिए हमारे पास एक और लैंडमार्क केस है, बजाज ऑटो लिमिटेड वर्सेस NK फिरोडिया। हुआ ये था कि बजाज ऑटो ने आपस की दुश्मनी में बिना कोई अच्छा रीजन दिए शेयर ट्रांसफर को रिफ्यूज कर दिया। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि हाँ, डायरेक्टर्स के पास पावर है, लेकिन ये पावर कंपनी के भले के लिए यूज होनी चाहिए, पर्सनल ग्रेजेस के लिए नहीं। उनका डिसीजन आर्बिट्ररी या मनमाना नहीं हो सकता। इट्स सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। एक और एग्जाम फेवरेट टॉपिक, ट्रांसफर और ट्रांसमिशन में क्या फ़र्क है? देखिए, ट्रांसफर एक वॉलंटरी एक्ट है। मैं अपनी मर्जी से आपको शेयर्स बेच रहा हूँ, इसके लिए SH4 फॉर्म लगेगा, स्टैम्प ड्यूटी लगेगी। जबकि ट्रांसमिशन बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ होता है, मतलब कानून के हिसाब से। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी शेयर होल्डर की डेथ हो जाती है तो उसके शेयर्स उसके लीगल हेयर को ऑटोमेटिकली मिल जाते हैं। इसके लिए कोई ट्रांसफर डीड या स्टैम्प ड्यूटी नहीं चाहिए। एक है मर्जी से, दूसरा है मजबूरी से या बाय लॉ। तो अब तक हमने देखा कि कंपनी ओनरशिप यानी हिस्सेदारी बेचकर पैसा कैसे उठाती है, लेकिन फंड रेज करने का एक और बहुत पॉपुलर तरीका है, वो है उधार लेकर यानी बोरोइंग। और जब कंपनी आम पब्लिक से लोन लेती है तो उसके बदले में जो ऑफिशियल सर्टिफिकेट देती है उसे कहते हैं डिबेंचर्स। तो ये डिबेंचर है क्या? सेक्शन 230 इसको डिफाइन करता है, बट सिंपल शब्दों में ये कंपनी की तरफ से एक IOU नोट है, एक कर्ज की रसीद है। तो जो इंसान डिबेंचर खरीदता है वो कंपनी का मालिक नहीं बनता, वो बनता है कंपनी का क्रेडिटर यानी लेनदार। और शेयर्स की तरह डिबेंचर्स भी कई तरह के होते हैं, जैसे सिक्योर्ड, जिनके पीछे कंपनी की कोई प्रॉपर्टी गिरवी होती है, अनसिक्योर्ड, जिनके पीछे कोई सिक्योरिटी नहीं होती, रिडीमेबल, जिनका पैसा एक फिक्स टाइम के बाद वापस मिल जाता है, कन्वर्टेबल, जिन्हें आप फ्यूचर में कंपनी के शेयर्स में बदल सकते हैं, और रजिस्टर्ड, जिसमें आपका नाम कंपनी के रिकॉर्ड्स में होता है। तो डिबेंचर होल्डर होने का सबसे बड़ा फायदा क्या है? वो है प्रायोरिटी। इस चार्ट को देखिए, अगर कल को कंपनी बंद हो जाती है तो सबसे पहले किसका पैसा वापस होगा? सबसे पहले लाइन में खड़े होंगे सिक्योर्ड क्रेडिटर्स यानी डिबेंचर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स जो मालिक हैं, उनका नंबर सबसे आखिर में आता है, अगर कुछ पैसा बचा तो।
और सिर्फ इतना ही नहीं, अगर कंपनी उनका पैसा टाइम पर नहीं चुकाती तो डिबेंचर होल्डर्स के पास बहुत पावरफुल रेमेडीज हैं। वो कंपनी पर केस कर सकते हैं, कंपनी को बंद करवाने के लिए एनसीएलटी में पिटिशन फाइल कर सकते हैं, और अगर उनके डिबेंचर्स सिक्योर्ड हैं तो वो कंपनी की उस प्रॉपर्टी को बेचकर अपना पैसा रिकवर कर सकते हैं। सो दे आर वेरी वेल प्रोटेक्टेड। ऑलराइट, तो अब वक्त है एक सुपर फास्ट 30 सेकेंड एग्जाम रिवीजन का। रेडी? लेट्स गो। पॉइंट 1, प्रॉस्पेक्टस, पब्लिक इन्विटेशन। झूठ बोला तो सेक्शन 35 सिविल, सेक्शन 34 क्रिमिनल लायबिलिटी। नेक्स्ट। Point 2. Share capital, ownership fund. Equity shares मतलब voting rights. Preference shares मतलब fixed dividend. Next. पॉइंट 3, ट्रांसफर वॉलंटरी होता है SH4 फॉर्म से। ट्रांसमिशन बाय लॉ होता है डेथ या इंसॉल्वेंसी पर। नेक्स्ट। पॉइंट 4, डिबेंचर लोन सर्टिफिकेट है। डिबेंचर होल्डर्स क्रेडिटर्स हैं, उन्हें पेमेंट में प्रायोरिटी मिलती है। एंड रिवीजन डन। चलिए 2 क्विक क्वेश्चंस, लेट्स सी आपको कितना याद है। पहला सवाल, प्रोस्पेक्टस का गोल्डन रूल क्या है? द आंसर इज सब कुछ सच सच बताओ, बिल्कुल एक्यूरेटली, नथिंग बट द ट्रूथ। सेकेंड क्वेश्चन, शेयर होल्डर और डिबेंचर होल्डर में मेन डिफरेंस क्या है? Simple. Shareholder is the owner. Debenture holder is the creditor. Malik versus Lendar. तो दोस्तों, हमने देखा कि पैसा रेज करना कंपनी लॉ की एक पूरी लीगल प्रोसेस है, लेकिन याद रखिए, उस पैसे से एक मजबूत एम्पायर बनाना है या ताश का महल, ये कंपनी के डायरेक्टर्स की नीयत और काबिलियत पर डिपेंड करता है। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए LLB स्टूडेंट अड्डा को सब्सक्राइब करें एंड फॉलो करें। इफ यू वांट एनी न्यू टॉपिक, कमेंट बिलो।